हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू प्रशांत ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत प्रजापति और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस टॉपिक को हम एसएफडी बीएमडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ अब तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लोड लग रहे थे वो उसकी एक्सियल डायरेक्शन में लग रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं उसकी लीनियर या लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहे थे। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र डायरेक्शन में लोड्स आते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में एसएफडी एंड बीएमडी में। हम कंसिडर करते हैं कि ये एक बीम है, तो पहले हम एक बीम और कॉलम के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। बीम क्या होती है, कॉलम क्या होती है। मैं आपको मेट्रो का एग्जांपल देता हूँ। कल तो हर एक सिटी में मेट्रो का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट चालू है, तो इसीलिए वो एक बेस्ट एग्जांपल होगा समझाने के लिए। तो कंसिडर करो कि मेट्रो का जो पिलर होता है, तो दैट पिलर इज़ अ कॉलम, दैट कैन बी कंसिडर एज अ कॉलम। तो उस कॉलम के ऊपर लोड जो आ रहा है दैट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो उसकी एक्सियल डायरेक्शन में लोड आ रहा है, उसकी लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसकी लीनियर डायरेक्शन में लोड आ रहा है, राइट। नाउ उसी के ऊपर जस्ट एक जो बीम होती है उस यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये तो कॉलम हो गया। ना उसके बाद एक ये जो कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर तो जो लोड आ रहा है वो कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है। इसके ऊपर जो लोड आएगा इस तरीके से आएगा और वो लोड इसके ऊपर आएगा, यहाँ से रिएक्टिव फोर्स आएगा, तो इसके ऊपर जो लोड आएगा कॉम्प्रेसिव लोड आएगा और ये इसकी एक्सिस है। तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में लोड आ रहा है, या फिर इसकी एक्सियल डायरेक्शन में, या फिर इसके लीनियर डायरेक्शन में लोड आ रहा है। बट वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर क्या होते हैं, गर्डर्स होते हैं। गर्डर्स यानी कि जिसके ऊपर से ट्रेन रन करती है, वो गर्डर इसके ऊपर रखे हुए होते हैं। तो वो गर्डर का लोड ये लेता है। यहाँ पे एक गर्डर पड़ा होता है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और एक गर्डर यहाँ पे, तो इस तरफ इसमें से ट्रेन जाती है, इसमें से ट्रेन आती है, राइट। सो ये गर्डर इसके ऊपर पड़े होते हैं। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि इस गर्डर का लोड इसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, इस तरीके से पड़ रहा है। और इसका एक्सिस अगर हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर लोड कैसा आ रहा है, इसके ट्रांसफ़र डायरेक्शन में आ रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ पे है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। सो अब इसके ऊपर लोड इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इसके ट्रांसफ़र डायरेक्शन में लोड आ रहा है ना। उसी टाइप की कुछ बीम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, राइट। और इस बीम के ऊपर अब हम देख सकते हैं कि जो लोड आ रहा है कैसे आ रहा है, उसकी ट्रांसफ़र डायरेक्शन में आ रहा है। अब तक हमने जो स्टडी की थी, हमने यही स्टडी की थी कि रॉड रहता था, रॉड के ऊपर फोर्सेस कैसे एक्ट होते थे, इस तरीके से लीनियर डायरेक्शन में एक्ट होते थे। बट उसी रॉड को मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देख रहे हैं कि लोड कैसा आ रहा है, उसके ट्रांसफ़र डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो ट्रांसफ़र डायरेक्शन में जब लोड आते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पहला तो क्या इफेक्ट आएगा, ये शेयर हो जाएगा, जैसे कि हमने स्टडी किया था शेयर स्ट्रेसेस में, कि जब इसके ऊपर इस तरीके से लोड आता है तो क्या होता है, शेयर हो जाता है। उसी तरीके से हमने इसको सपोज करो कि बीम को इस तरीके से रख दिया है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये शेयर हो सकता है। एक तो ये इफेक्ट आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, हम स्केल को जब इस तरीके से होल्ड करके उसके बीच में फोर्स लगाते हैं तो वो बेंड होती है, राइट। सो ये देख सकते हैं कि वो बीम क्या हो रही है, बेंड भी हो सकती है। बेंड होने की वजह से क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। सो वो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हमको अलोंग द लेंथ करना होता है, और अलोंग द लेंथ हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करके, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको काफ़ी सारे बेसिक्स रिवाइज करने होंगे। जैसे कि आपको पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझना पड़ेगा। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एट एनी पॉइंट अगर इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ का मतलब समझ में आना पड़ेगा आपको। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में एक सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट किस तरीके से दिखता है, ये हिंज सपोर्ट इस तरीके से दिखता है। हिंज सपोर्ट अगर ऐसा रहे या ऐसा रहे या ऐसा रहे, किसी भी डायरेक्शन, हिंज सपोर्ट का जो प्लेन है वो चाहे इंक्लाइंड रहे चाहे हॉरिजॉन्टल रहे, बट उसके ऊपर जो रिएक्शन आने वाला है दैट विल बी ऑलवेज, वन रिएक्शन विल बी वर्टिकल रिएक्शन, अदर विल बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, राइट। इट विल हैव टू रिएक्शन, एच ए एंड वी ए, राइट। सो रोलर सपोर्ट नेक्स्ट वाला। रोलर सपोर्ट किस तरीके से दिखता है, रोलर सपोर्ट को कभी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोलर सपोर्ट का जो प्लेन है, रोलर सपोर्ट का प्लेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
अगर वो हॉरिजॉन्टल है प्लेन रोलर सपोर्ट का, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि रोलर सपोर्ट पे जो भी रिएक्शन आएगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब अगर देखते हैं ये इंक्लाइंड है, सपोज करो इस तरीके से है, तो इसके ऊपर जो सपोर्ट आएगा रोलर सपोर्ट के ऊपर जो रिएक्शन आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, राइट। और इन रोलर सपोर्ट हमेशा हमको एक ही रिएक्शन मिलता है दैट इज़ VA, खाली VA ही मिलेगा। RA भी बोल सकते हैं या VA भी बोल सकते हैं। RA बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज VA फॉर वर्टिकल रिएक्शन लिखते हैं हम, बट यहाँ पे तो हमेशा फिक्स तो होता नहीं है कि ये वर्टिकल रहने वाला है। अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो रिएक्शन वर्टिकल रहेगा, अगर ये इंक्लाइन रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो RA लिखना बेटर होगा, राइट। थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट इज़ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, बीम जो होती है या फिर जो भी सपोर्ट होता है उस तरीके से फिक्स्ड होता है। नाउ फिक्स्ड सपोर्ट होता है तो उसमें कितने रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट, राइट। और उसमें देखा हमने 3 रिएक्शन HA, VA और MA। टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड में एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में कैसे होते हैं, लोड किसी एक पॉइंट पे एक्ट होता है, जैसे ये 10 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है, ये 2 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन, किसी एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, राइट। सो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10 किलो न्यूटन किसी एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन एज इट इज़ आ जाएगा। तो 30 किलो न्यूटन 30 डिग्री एंगल पे एक्ट हो रहा है, राइट। 30 डिग्री एंगल पे एक्ट हो रहा है तो इसको रिजॉल्व करेंगे, जो 30 के साथ में कंपोनेंट आता है, अब ये ऐसा है तो एक और वर्टिकल हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट। तो जो एंगल के साथ वाला रहेगा उसको cos 30 बोलेंगे और जो एंगल के साथ नहीं रहेगा उसको sin 30 बोलेंगे। तो इस तरीके से वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट। इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। नाउ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जब बात करूँ तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरीके से होता है। कंसिडर करो कि ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है सपोज करो, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। कभी कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरीके से ना होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये इस तरीके से भी होता है। ये वेक्टर्स इसके इस तरीके से दिखते हैं, तो ये भी इस तरीके से भी UDL को दिखाया जाता है, UDL। और UDL का जो वैल्यू लिखा होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, इस हिसाब से लिखा रहता है, यानी कि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे एक्ट हो रहा है। इससे कि ये 3 मीटर है ना, तो 10 किलो न्यूटन 1 मीटर पे एक्ट होगा, फिर बाकी के अगले 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन, बाकी अगले 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन, यानी कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, किसी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन आ गया था, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 10 किलो न्यूटन है हर एक पर मीटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ना इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सपोज करो ये 3 मीटर मैंने लिखा है, ये 3 मीटर ना होकर जनरलाइज में लिख देता हूँ L, राइट। अगर मैं L लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग पॉइंट लोड में, अब इस तरीके से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब ये जो लेंथ रहती है इस लेंथ के डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि एकदम सेंटर पे सेंटर वाला पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L/2 करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो L = 3 था, तो 3/2 करके मैंने सेंटर वाला पॉइंट अचीव किया। ना ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट होगा। ना मैंने यहाँ पे 30 किलो न्यूटन लिख दिया है। 30 किलो न्यूटन वो कैसे बना, 30 किलो न्यूटन कैसे बना मैं बताता हूँ। नीचे का लेंथ है, लेंथ इंटू ये जो फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा, तो फोर्स का वैल्यू सपोज करो P है, P इंटू ये L करेंगे तो हमको जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इन किलो न्यूटन। किलो न्यूटन क्यों आ जाएगी, बिकॉज किलो न्यूटन पर मीटर में लेंथ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, लेंथ मल्टीप्लाई किया, तो किलो न्यूटन अपॉन ये मीटर था, मल्टीप्लाई बाय m किया तो m कैंसिल होकर वो किलो न्यूटन हो जाता है। इसीलिए P इंटू L किलो न्यूटन। और P कितना है 10 है और लेंथ कितना 3 है, तो P इंटू L करेंगे तो 3 इंटू 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। और एक्ट कहाँ पे करेगा, एग्जैक्टली इस पूरे लेंथ के सेंटर में, पूरे लेंथ के सेंटर में, यानी कि लेंथ का L/2 यहाँ से और L/2 यहाँ से। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाउ यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है वो समझते हैं। वो इस तरीके से होता है ट्राइंगल की तरह, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाउ यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो यहाँ पे लोड दिया होता है वो पीक पॉइंट का लेंथ के फॉर्म में दिया होता है, बिकॉज ये वेक्टर्स होते हैं, तो वेक्टर्स को उनकी वैल्यू से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो W किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है
अपने ये हाईएस्ट जो लेंथ होती है उसका वैल्यू दिया हुआ है इन W किलो न्यूटन पर मीटर में। तो इस फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस W और इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे W इंटू एल, और यहाँ पे स्टार्टिंग में 1/2, सो 1/2 टाइम्स ऑफ W इंटू एल करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू क्या मिलेगी। सपोज़ करो इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 3 और इस W की वैल्यू मैं रख देता हूँ नियर अबाउट 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी हो गई 30, 30 मल्टीप्लाई 1/2 किए तो 15 किलो न्यूटन हमको मिल जाएगा, राइट। और एक्ट कहाँ पर करेगा 1/3 ऑफ एल, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 1/3 ऑफ एल, एल की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट। एंड 2/3 ऑफ एल, 2/3 की जगह पे यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 कैंसिल और ये 2 आ जाएगा। तो ये 1/3 फ्रॉम दी हाईएस्ट लेंथ, हाईएस्ट लेंथ की साइड से 1/3 लेंथ पे एक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली यूवी डीएल लोड का सिंप्लीफिकेशन, राइट। अब ये देखते हैं, ये एक न्यू टाइप का लोडिंग है, तो इसमें क्या करना होता है, ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे टाइप की लोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी होती है, ये वैल्यू सपोज़ करो दी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये वैल्यू जो दी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। नाउ इस टाइप के फोर्सेस को, इसको ट्रेपेजॉइडल फोर्स बोलते हैं। इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये वैल्यू मालूम है ना, तो इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। और ये जो नीचे वाला फोर्स अचीव हुआ है, फोर्स सिस्टम नीचे वाला जो अचीव हुआ है वो कौन सा हो गया आपका, यूडीएल टाइप का हो गया। मैंने समझाया था कि यूडीएल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है एल है, और इसका जो ये वैल्यू दिया है W दिया है, चलो 10 ही पकड़ते हैं हम, और एल की मैं वैल्यू कुछ दे देता हूँ नियर अबाउट 6 दे देता हूँ, 6 मीटर। तो मैं कैसे करूँगा इसको सॉल्व, UDL है, तो UDL में मैंने बताया कि UDL में क्या करना होता है कि ये वैल्यू हमको दी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये पूरे की वैल्यू है ना, तो 5 मीटर मुझे पता है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इतने की वैल्यू है। तो इतने में से अगर इतना माइनस कर दूँ, इतने में से अगर इतना माइनस कर दूँ, जो बचेगा वो इतने की वैल्यू हो जाएगी, राइट। और जो ये इतना बचा वो ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो मैं डायग्राम वापस से बना के आपको दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगा। जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये वाला पार्ट मैंने इधर बना दिया, ये वाला पार्ट मैंने इधर ड्रॉ कर दिया ना। ये UDL दिख रहा है हमको, UDL को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये 5 कैसे आया और ये 5 कैसे आया, तो हमको मालूम है कि ये यहाँ तक कितना 5 है, ये टोटल 10 है, तो 10 में से ये 5 माइनस करें तो 5 बचेगा, तो ये 5 मैंने यहाँ पे रख दिया और ये 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। ये थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहा है, बट आप समझ लो कि ये 5 है और ये भी 5 है ना। UDL को कैसे कन्वर्ट करना है वो हमको पता है। UDL को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ना सेम लाइन मैं ये बीम जो है यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये बीम हो गई आपकी A B, ये हो गई A B। तो ये इसमें तो मैंने समझाया है कि ये वाली लोडिंग को क्या करने की, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस जो है कितना है आपका, बेस 6 मीटर है, तो 6 मीटर बेस इंटू हाइट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू राइट किलो न्यूटन हो जाएगा। और एक्ट कहाँ पे करेगा, एग्जैक्टली सेंटर में। ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। नो, इतने को तो सिंप्लीफाई करके हम लोग ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, जब ये वाला जो पार्ट बचा है इसको कैसे करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे देखा कैसे करना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 5, और एक्ट कहाँ पे करेगा 1/3 लेंथ पे। तो 1/3 लेंथ मतलब ये 2 2 2, तो 1/3 लेंथ क्या होगी इसकी, 1/3 लेंथ इज़ 2 मीटर, L/3, L कितना था अपना 6 था, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर। और ये जो पोर्शन बचा ये कितना हो गया 2/3 L, तो ये 4 आ जाएगा, राइट। और वैल्यू कितनी होगी इसकी, हाफ ऑफ
बेस इंटू हाइट, बेस कितना है पूरे का, यहाँ तक का बेस 6, हाइट कितनी है 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा 15 किलो न्यूटन। सो ये हो गया 15 किलो न्यूटन का एक लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, और ये 30 किलो न्यूटन का एक लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो 30 किलो न्यूटन वाला है वो एग्जैक्टली सेंटर में, और ये यहाँ से 1/3 पे। तो इस तरीके से इस लोड को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ हमने टाइप्स ऑफ लोड्स भी देख लिया, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। नाउ टाइप्स ऑफ बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, 2 हिंज होते हैं या फिर यहाँ पे एक रोलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, रोलर ना तो खाली वर्टिकल, तो ये होगी सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, बीम एक तरफ कम्प्लीटली फिक्स्ड होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन, और एक इसको रिएक्टिव मोमेंट भी होता है, और इस तरीके से इसके ऊपर बाकी सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम एक तरफ फिक्स तो होती है, उसके साथ में एक और सपोर्ट होता है उसके पास। और फिक्स्ड बीम क्या होती है, फिक्स्ड बीम दोनों तरफ से फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन, रिएक्टिव मोमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन, रिएक्टिव मोमेंट। और कंटिन्यूस बीम क्या होती है, कंटिन्यूस बीम में एक जगह फिक्स होता ही है ऑलरेडी, उसके बाद मोर देन 2 सपोर्ट होते हैं, तो जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द बीम इज़ हैंगिंग। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। सो दिस पोर्शन ऑफ दैट बीम इज़ हैंगिंग, दिस पोर्शन ऑफ दैट बीम इज़ हैंगिंग। नाउ ये हो गए टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ बीम। नाउ हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नाउ ये सब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर द गिवन बीम। और ये बीम देख रहे हैं हम, पॉइंट ए बी सी डी ई। पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है, पॉइंट ई पे हिंज सपोर्ट है, तो मैंने इसका एफबीडी बना दिया है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो मैं अज्यूम करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेफ्टवर्ड में रहेगा, वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड में रहेगा। यहाँ पे रोलर सपोर्ट, तो एक रिएक्शन वर्टिकल। अब ये 20 किलो न्यूटन 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 20 cos 30 20 sin 30 लिख दिया है। और 20 cos 30 का वैल्यू 17.32 आ जाएगा, 20 sin 30 का वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो मैंने इसको पॉइंट बी पे इस तरीके से और इस तरीके से लिख दिया है। नाउ ए बी सी डी ई ये हर जगह पे रहने वाला है, हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है खुद से। डायग्राम को जितना सिंपल एंड सोबर रख सकते हो उतना कोशिश करना है रखने की, हर एक मार्किंग्स या नोटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम को एकदम साफ़ सुथरा रखना है सो दैट समझ में आ जाए। उसके बाद यूडीएल है, इस यूडीएल को मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्टली 5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 किलो न्यूटन आ जाता है, तो मैंने 10 किलो न्यूटन लिख दिया है डायरेक्टली। ना ज़रूरी नहीं है कि इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख के 10 किलो न्यूटन लिखो, आप एग्जाम में डायरेक्टली इसको 10 किलो न्यूटन लिख सकते हो। और अभी नोट करके करते टाइम आपको 5 into 2 करके लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये वीडियो तो है आपके पास सेव रहेगा यूट्यूब पे, कभी भी आके आप इसको चेक करके सर्च करके लिख सकते हो जब आप रिवाइज़ करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे। सो यहाँ पे मैंने 10 किलो न्यूटन लिख दिया डायरेक्टली यूडीएल को कन्वर्ट करके। और कहाँ पे एक्ट करेगा, एग्जैक्टली सेंटर में 2 मीटर पे। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 मीटर मैं लिखूँ, वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ लेना है कि ये 2 मीटर तो एकदम 1 मीटर पे एक्ट करेगा। हाँ 15 किलो न्यूटन एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये कपल एक्ट हो रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैंने दिखा दिया। और इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले हमको और 3 चीज़ को समझना है। एक साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स कैलकुलेशन, देन साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। उसके बाद कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं नोट कराऊंगा, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। सो और एक चीज़ है, ये 3 चीज़ों को तो हम करेंगे जैसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे वैसे वैसे हम उसमें ही मैं आपको तीनों ये चीज़ें बता दूंगा। बट इसके अंदर और क्या चीज़ फाइंड करना है, क्या ये न्यूमेरिकल को एज इट इज़ अगर सॉल्व करना है तो मैं कर पाऊँगा। क्वेश्चन में बोला है एसएफडी बीएमडी कैलकुलेट करो, तो एसएफडी बीएमडी कौन से पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना रहता है, जितने पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी ई, खाली इन्हीं पॉइंट्स पे 1 2 3 4, खाली इन्हीं पॉइंट्स पे ए बी सी डी ई, इन्हीं 5 पॉइंट पे ही हमको एसएफडी और बीएमडी का कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे भी एक फोर्स दिख रहा है तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको कैलकुलेशन नहीं करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, राइट। तो पहले तो अननोन फोर्सेस जो है उनको हमको जानना पड़ेगा, वी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, एच ई वी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारे रिएक्शन कैलकुलेट करके फिर हम
जब हमको ये फोर्स और ये फोर्स पता चल जाएगा, ये फोर्स पता चल जाएगा, तो हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उसी टाइम हम समझ लेंगे साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स एंड साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, एंड देन वो जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो उसी वक्त हम समझ लेंगे। तो पहले हम इसका रिएक्शन फाइंड करते हैं, वी ए, एच ई एंड वी ई। नाउ हमको पता है कि ये सिंस द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, सफिक्स में रहेगा एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ हॉरिजॉन्टल कितने फोर्सेस है, फटाक से वापस से मैकेनिक्स में आ जाओ अपने, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक फोर्स दिख रहा है 20 cos 30, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि लेफ्टवर्ड फोर्सेस और राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड इज नेगेटिव। सो राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लिख दिया तो समझ लेना है लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सो एक 20 cos 30 दिख रहा है और एक एच ई दिख रहा है, राइट। सो 20 cos 30 को मैं पॉजिटिव ले लूँगा, इक्वल टू एच ई। एच ई क्या है, लेफ्टवर्ड है, माइनस इस तरफ माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा एच ई। सो एच ई इज इक्वल टू 20 cos 30, 20 cos 30 की वैल्यू कितनी, 17.32, राइट। वैल्यू पॉजिटिव में आई, दैट मीन्स मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो करेक्ट है। नाउ समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। तो इसमें कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, एक अपवर्ड फोर्स दिख रहा है, एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, मतलब कि 2 फोर्सेस पॉजिटिव है, अपवर्ड है, बाकी 3 डाउनवर्ड है, राइट। तो तीनों डाउनवर्ड को मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि तीनों माइनस थे तो उस तरफ चले गए। सो 20 sin 30 इज नथिंग बट 10 प्लस 15 प्लस 20 10 10 15। हाँ, वी ए अपवर्ड है, इसको प्लस रख के मैं इसी तरफ रख दिया, और वो वी ई है। नो वी ए प्लस वी ई कितना मिल गया हमको, 10 + 10 35। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। एच ई पता चल गया हमको, वी ए और वी ई का वैल्यू हमको मालूम है 35। नाउ क्या करना है, अभी एक और हमारे पास कंडीशन है, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए लूँ या ए लूँ। कभी भी याद रखना है कि जिस पॉइंट पे ज़्यादा अननोन होते हैं वहाँ पे उसी के अबाउट मोमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे एक ही अननोन है, यहाँ पे भी एक ही अननोन है, वैसे ये तो फाइंड कर लिया, तो आप किसी के भी अबाउट लोगे चलेगा। तो लेट्स मैं ई के अबाउट लेता हूँ, अबाउट ई इक्वल टू 0। नाउ मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि क्लॉकवाइज फोर्स मोमेंट इज़ पॉजिटिव, और बुक पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता है, बट मेरा कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो कुछ भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर अगर नेगेटिव में आएगा तो हमको समझना है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो रॉन्ग है, तो हमको डायरेक्शन चेंज कर लेना है। सो चलो मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसिडर करके सॉल्व करता हूँ। सो आपका ये पॉइंट ई है, तो आपका ये वी ए है, तो वी ए फोर्स की वजह से आपके पॉइंट ई पे कैसा मोमेंट आएगा, ये देखिए, पॉइंट ई है तो मैंने पकड़ लिया पॉइंट ई, और ये वी ए फोर्स लग रहा है तो ये कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। सो वी ए परपेंडिकुलर फोर्स, और डिस्टेंस कितना है, इतना 1 2 1 1 4 5 मीटर डिस्टेंस है, और वी ए फोर्स है और क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से सबसे पहले प्लस का साइन डाल दो यहाँ पे, और वी ए मल्टीप्लाई बाय कितना 5, देन एक फोर्स का हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल दो। नाउ दूसरा फोर्स है 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन कैसा एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होने की वजह से मोमेंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले माइनस यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट मारो, इसके बाद ये 10 है, 10 किलो न्यूटन है, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज 10 किलो न्यूटन अगेन। सो ये भी डाउनवर्ड फोर्स है, क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस डाल दो, 10 इंटू कितना है, ये 2 मीटर, ये हाफ पे है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज 15 किलो न्यूटन, अगेन वो भी फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा, 1 मीटर इज 2 मीटर, राइट। देन क्या बचा, 20 किलो न्यूटन मीटर,
ये कौन सा मोमेंट है, मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं यहाँ पे माइनस लूँगा इसको, 20 बचा क्या लास्ट में, v बचा एच ही बचा। तो हमको पता है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम फोर्स लेते हैं उस पॉइंट से जो जो फोर्सेस पास होते हैं उसकी वजह से कोई भी मोमेंट नहीं आता है, इसीलिए हम 20 cos 30 को भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, v को भी नहीं, h को नहीं, क्योंकि वो सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से जा रहे हैं तो कोई मोमेंट नहीं आएगा उनकी वजह से। सो इक्वल टू क्या रखना है, 0। सो यहाँ से va की वैल्यू मिलेगी, हेंस कैलकुलेट करके आपको वैल्यू आती है va की, va इज इक्वल टू 24। सो h ही मिल गया हमको, va मिल गया, va की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो v मिल जाएगा। सो 24 प्लस वी ई 35, सो वी ई इज इक्वल टू 35 माइनस 24, सो वी कम्स टू 35 कम्स टू 11। सो सब ये किलो न्यूटन में है, ये भी किलो न्यूटन में। तो सारे रिएक्शंस हमको मिल गए, वी मिल गया, वी ए मिल गया, एच ई मिल गया। सो वी ए की वैल्यू वी ए की जगह पे अब रख देंगे और v की वैल्यू v की जगह पे हो जाएगा 11, 24 और h की जगह पे h की वैल्यू हो जाएगी 17.32। मैं आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसका रफ कर देता हूँ। नाउ देखते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, A B C D E कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो कैसे करना होता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते वक्त हमको जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में एक सेक्शन कंसीडर करना होता है। बी के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में, सी के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में। तो हर पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और राइट में हमको शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करना होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पॉइंट्स लिख दिया, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में, शेयर फोर्स ए के राइट में, शेयर फोर्स बी के लेफ्ट में, शेयर फोर्स बी के राइट में। अकॉर्डिंगली पूरा मैंने आर तक लिख दिया है, ई तक लिख दिया है, राइट, ए बी सी डी ई तक लिख दिया है। अब एक चीज़ याद रखना है, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जिस शेयर फोर्स कैलकुलेट करते टाइम जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, खाली उसी के लेफ़्ट और राइट में कैलकुलेट करके फ़ायदा है। बाकी जिस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है उसका लेफ़्ट एंड राइट कैलकुलेट करके मतलब नहीं है, उसके लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे सेम ही फोर्स एक्ट होता है। जैसे कि हम देखते हैं पॉइंट ए बी सी और ई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा था, उसका लेफ़्ट और राइट कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंट डी को हम देखें तो पॉइंट डी के लेफ़्ट और राइट पे दो लेफ़्ट और राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली शेयर फोर्स एट डी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट डी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए लेफ़्ट और राइट पे फोर्स जो रहेगा, शेयर फोर्स जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। नाउ मैं एक आपको बोला था कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए कन्वेंशन हमको समझना पड़ता है। तो वो कन्वेंशन क्या है, तो एक सेक्शन होता है, सेक्शन बनाते हैं हम लोग, मैं बताऊंगा क्या सेक्शन होता है। सेक्शन के लेफ़्ट साइड में अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव और अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव होगा, और सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर अपवर्ड है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव होगा। तो इसका अपोजिट आपको याद रख लेना है, खाली एक ही लाइन याद रखोगे आप, सेक्शन के लेफ़्ट साइड में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका उल्टा ये होगा कि सेक्शन के लेफ़्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स अगर नेगेटिव है तो सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड फोर्स नेगेटिव है। इतना ही आपको याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन हमको समझ में आ गया। आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं शेयर फोर्स का वो देखते हैं। या तो मैंने जितने नंबर्स लिख दिए हैं उतने सेक्शंस बनाना है अपने को। और एक चीज़ और याद रखो कि अगर मैं यहाँ पे सपोज सेक्शन बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर सेक्शन बनाता हूँ तो इस तरफ ही बीम एग्जिस्ट करती है, तो हमको इस तरफ ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सेक्शन के इस तरफ कोई बीम ही नहीं एग्जिस्ट करती है, इसके लिए सेक्शन शेयर फोर्स एट सेक्शन ए के लेफ़्ट में जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। वैसे ही शेयर फोर्स ई के राइट में भी कोई बीम एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, इसको नहीं लिखते तो भी चलेगा। आप खाली 1 2 3 4 5 6 मतलब ये और ये छोड़ के जितने बचते उतने पे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है। चलो, मैंने ये वाला तो सेक्शन कंसीडर किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं सेक्शन बनाता हूँ तो मान लो इमेजिनरी सेक्शन है एक, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको इमेजिन करके रखना है, बट ठीक है आपको विजुअलाइज अच्छे से हो इसके लिए मैं बना देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बना दिया। अब ये सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड में देख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो राइट साइड में देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है तो कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 फोर्सेस की वजह से क्या आएगा, शेयर फोर्स आएगा। तो सेक्शन के किसी भी साइड से आप लेफ्ट साइड या राइट साइड से दोनों तरफ से देख के सॉल्व करोगे, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। नो शेयर फोर्स एट ए राइट, क्या किया मैंने, शेयर फोर्स एट ए राइट में सेक्शन बना दिया है। सेक्शन राइट में बनाया है। अब आपको सुनना है सेक्शन कहाँ बना रहा हूँ, ए के राइट में, बट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देख के मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ये मिस्टेक बार बार होती है आप लोगों से। मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन ए के राइट में बना रहा हूँ और कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, सेक्शन के लेफ्ट में देख के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो दो चीज़ है, एक तो पॉइंट है और एक तो सेक्शन है। तो ए के राइट साइड में मैंने सेक्शन बनाया और सेक्शन के लेफ्ट साइड में मैं देख के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में देख के अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो ये ए की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला था एच ए की वैल्यू नियर अबाउट आई थिंक इट वॉज एच ए वॉज 24 राइट, एंड ये एच ई 17.32 और वी कितना था 11। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस 24 राइट। नाउ एक सेक्शन यहाँ पे बनाएंगे और एक याद रखेंगे, अगर दो सेक्शन के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो जो वैल्यू है सेम नीचे आ जाएगी। सिंस ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं था, सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी। शेयर फोर्स एट बी राइट, बी के राइट पे एक सेक्शन बनाते हैं हमने। अब बी के राइट पे सेक्शन बना लिया हमने। अब लेफ्ट साइड में ही देख के कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि राइट साइड में 3 है, इधर पे 2 ही है, तो 2 कैलकुलेशन करता हूँ। चलो क्या दिख रहा है, एक 24 दिख रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव है सेक्शन के लेफ्ट साइड में 24, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में ही एक और दिख रहा है फोर्स 10 किलो न्यूटन, वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा। कितना आया वैल्यू आपको, 14 आ गया राइट। नाउ अब सेक्शन सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में दो सेक्शन के बीच में एक फोर्स है, तो सेम वैल्यू नीचे नहीं आएगी राइट। नाउ सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 3 फोर्स है, राइट साइड में 2 ही फोर्स है, तो 2 फोर्स कैलकुलेशन करना इजी पड़ेगा अपने को, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे मैं दोनों तरफ से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड देख के हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये सेम ही आता है राइट। चलो अब ये सेक्शन पे मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ, तो लेफ्ट साइड में देख के कैलकुलेट करूँगा तो क्या आने वाला है, वही जो ऊपर की वैल्यू यहाँ तक मैंने कैलकुलेट की है वही, मतलब चलो मैं वापस से लिख देता हूँ 24 अपवर्ड फोर्स रहेगा सेक्शन के लेफ्ट साइड में, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। सो 24 -10 -10 कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ये तो मैंने सेक्शन के लेफ्ट साइड में कंसिडर करके सॉल्व किया। ना सेक्शन के राइट साइड में कंसिडर करके सॉल्व करता हूँ। चलो सेक्शन के राइट साइड में देख के सॉल्व करता हूँ। तो सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है, चलो मैंने 15 ले लिया। सेक्शन के राइट साइड में एक और फोर्स है V, तो ये अपवर्ड फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम देख सकते हैं 15 - 11 कितना आता है, 4। तो आप सेक्शन का लेफ्ट साइड देख के सॉल्व करो, चाहे सेक्शन का राइट साइड देख के सॉल्व करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। आपको जिस तरफ से फिजिबल लगे उस तरफ से सॉल्व करो राइट। नाउ वापस से अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो इस वाले में आप समझ लो, शेयर फोर्स एट सी राइट, सी के राइट में, मतलब यहाँ पे दोनों सेक्शन के बीच में एक फोर्स आ गया है, यानी कि ये सेम वैल्यू नीचे नहीं आएगी। तो चलो अब ये सेक्शन मैं पकड़ता हूँ और इस सेक्शन के राइट साइड में देखता हूँ। सेक्शन के राइट साइड में एक ही फोर्स है अपवर्ड, तो सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड फोर्स इज निगेटिव -11। नाउ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये दोनों सेक्शन के बीच में कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा है, कपल है, मोमेंट है, मोमेंट से हमको कुछ नहीं लेना देना है, हमको फोर्स से लेना देना है। दोनों फोर्स के बीच में कोई दोनों सेक्शन के बीच में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, तो सेम फोर्स नीचे आ जाएगा, सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी राइट। और शेयर फोर्स एट ई लेफ्ट, और ई के लेफ्ट में देखते हैं, अगेन ई के लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो बीच में वापस से कोई फोर्स नहीं है, तो सेम वैल्यू वापस से नीचे आ जाएगी राइट। ई के लेफ्ट पे भी हो गया है और राइट पे तो ऑटोमेटिकली हमने 0 लिख ही दिया है। तो ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन हमको वैल्यू मिल गई। ना शेयर फोर्स को ड्रॉ कैसे करना है, शेयर फोर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको मैं एक आपको पॉइंट्स नोट करना है, वो आप प्लीज़ अभी नोट कर लीजिए।
दैट पहला फर्स्ट पॉइंट, फॉर नो लोड portion SFD has for no load portion SFD has constant ordinates. तो ये पहला पॉइंट हो गया, फॉर नो लोड पोर्शन SFD हैज कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स. सेकेंड, फॉर UDL portion of beam SFD has linear variation. Third, for UVDL portion of beam SFD has parabolic वेरिएशन. नाउ जैसे मैंने आपको शेयर फोर्स डायग्राम के लिए लिखवाया, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी होता है. तो चलो अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए नोट कर लो. फॉर नो लोड पोर्शन BMD has linear variation. Now for UDL portion of the beam BMD has parabolic variation. Now for UVDL portion of the beam BMD has cubic variation. now कितने पॉइंट्स हो गए आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप वीडियो के साथ साथ में नोट करते चल रहे हो. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वीडियो को बैक करके वापस से आप नोट कर लो. तो मैंने 6 पॉइंट्स लिखा है. पहला पॉइंट क्या था, फॉर नो लोड पोर्शन SFD हैज़ कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स. For UDL portion of the beam SFD has linear variation. For UVDL portion of the beam SFD has parabolic variation. Now फिर मैंने BMD के लिए लिखवाया, for no load portion BMD has linear variation. For UDL portion of the beam BMD has parabolic variation. For UVDL portion of the beam your BMD has cubic variation. ये 6 पॉइंट हो गए, राइट. नाउ 7th पॉइंट लिखो आप, फॉर BMD is maximum at the point where SFD is 0, right. 8th पॉइंट लिखो, point of contraflexure is a point where bending moment is 0, right. ये 8 पॉइंट्स हो गए. नाउ और भी एक कोई पॉइंट है, यस 8th हो गया पॉइंट, ये भी नोट कर लो आप, 7 8 भी. नाउ 8 7 8 हो गया. फिर 9th पॉइंट है, फॉर इफ़, चलो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ. 9th पॉइंट आप समझ लेना. अगर कोई पॉइंट पे कोई लोड एक्ट हो रहा है तो उस पॉइंट पे देयर विल बी सडन चेंज इन शेयर फोर्स डायग्राम. इफ़ देयर इज़, आप नोट करो, इफ़ देयर इज़ any force acting at any point, then there will be sudden change in the SFD diagram.
उसके बाद 10th पॉइंट लिखो, इफ़ देयर इज़ एनी external moment at any point then that BMD will show sudden change। जैसे कि D पॉइंट है, D पॉइंट पे एक्सटर्नल मोमेंट है, तो वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट विल शो सडन चेंज। वैसे ही यहाँ पे इफ़ देयर इज़ एक्सटर्नल फोर्स और एट एनी पॉइंट देन SFD विल शो सडन चेंज। नाउ ये क्या चीज़ है, 9th और 10th पॉइंट मैं जब भी अभी जस्ट आपको SFD बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो SFD कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। शेयर फोर्स एट A लेफ्ट 0 आने वाला है, पॉइंट A पे मैंने 0 रख दिया। चलो नाउ शेयर फोर्स एट A राइट पे 24, पॉइंट A पे ही राइट बोला तो चलो ऊपर, ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट और राइट बोला तो ऊपर या नीचे रहेगा, आपको वैल्यू के हिसाब से चलना है। पहले 0 बोला तो 0 रख दो, फिर आपको पॉइंट A पे ही 24 बोला है तो 24 क्या है, प्लस है, तो 24, चलो मैं इसको 24 कंसिडर कर लेता हूँ कि इतना जो रहेगा 24 होगा, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, शेयर फोर्स एट पॉइंट B पे कितना है, 24 है, B पे भी, चलो B पे भी 24 है। नाउ B पे अगेन कम हो गया, 14 हो गया, तो चलो मैंने 14 ले लिया। नाउ शेयर फोर्स एट C पे कितना हो गया, C पे हो गया है 4, तो चलो मैंने 4 ले लिया है। नाउ शेयर फोर्स एट C पे कितना हो गया है, C के लेफ़्ट पे 4 था बट C के राइट पे कितना हो गया, -11 हो गया। -11 मतलब मैं नीचे ले लूँगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये हो गया 4 हो गया -11। देन शेयर फोर्स एट D पे कितना है, वहाँ पे D पे भी -11 है, तो चलो -11 रख दिया मैंने। नाउ E पे भी क्या है, -11 है, -11। देन E के राइट पे 0 हो जा रहा है तो मैं 0 पे आ जाता हूँ। तो आपकी लाइंस कैसे आई, चलो ये जो यहाँ की लाइन है इसको तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, इसको तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, राइट, और इसको भी मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। लेकिन ये दोनों को मैं कैसे जोड़ूँ, ये SFD है ना, तो आपको मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखाया, फॉर नो लोड पोर्शन ऑफ द बीम SFD हैज़ कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स, कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स मतलब स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, राइट। नाउ आगे चलते हैं। फॉर मैंने क्या लिखा था, UVDL के लिए, UDL पोर्शन, सेकेंड पॉइंट में, फॉर UDL पोर्शन ऑफ द बीम SFD हैज़ लीनियर वेरिएशन मतलब इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन आप कंसिडर करो इसको। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट, क्योंकि आपको पॉइंट 2 में बोला है कि फॉर यूडियल पोर्शन ऑफ द बीम SFD हैज़ अ लीनियर वेरिएशन, राइट। आगे चलते हैं। फिर अगेन फॉर नो लोड पोर्शन SFD हैज़ कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स, तो वैल्यू भी हमारी वैसी ही आई है। अगर हम वो पॉइंट्स याद ना रखें और खाली वैल्यू के हिसाब से चले तो भी समझ में आ जाता है। नाउ -11 यहाँ पे भी है, नो लोड पोर्शन तो कांस्टेंट ऑर्डिनेट्स, तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है वो देख लो आप। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए सपोज करो मैंने ये सेक्शन बना दिया है, राइट। सेक्शन बनाने की वजह से, और ये पॉइंट सपोज करो कि B वाला पॉइंट है, पॉइंट B पे ना शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम सेक्शंस कहाँ बनाते थे, लेफ्ट में राइट में, बट बेंडिंग मोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के टाइम पे हमको सेक्शन उसी पॉइंट पे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पे एक्सटर्नल मूवमेंट होगा तो उसके लेफ्ट और राइट में बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट करते टाइम पे भी क्या किया था कि अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट नहीं कंसीडर किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे D का लेफ़्ट राइट मिटा दिया, राइट, D का लेफ़्ट राइट मिटा दिया, खाली एक ही D के पॉइंट पे ही मैंने सेक्शन कंसीडर करके ये शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किया। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते टाइम हमको क्या करना है, हमको उस पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, अनलेस
कि उस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल मोमेंट ना हो। अगर एक्सटर्नल मोमेंट आएगा तो उस पॉइंट का लेफ्ट और राइट कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन करते हैं, और ये साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, देखो अगर पॉइंट बी पे सपोज करो कि कोई मैं बी पे बी सेक्शन ले लिया, और अगर मोमेंट कैलकुलेट करना है मुझे पॉइंट बी पे, तो या तो लेफ़्ट का साइड देख के मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या तो राइट का साइड देख के कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। तो चलो मैं लेफ़्ट का देख के कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स है। वहाँ पे मेरे को करूँगा तो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स और ये चौथा मोमेंट, चारों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है कि पॉइंट बी पे है, सपोज़ करो, चलो ये पॉइंट बी पे है, तो ये जो फोर्स है वी ए की वजह से क्या होगा, मोमेंट कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो टेकिंग अब इसमें प्लस कैसे लूँ, माइनस कैसे लूँ, तो वो याद रखो। पॉइंट बी पे सेक्शन है, तो पॉइंट बी पे अगर सेक्शन है तो यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बीम कैसे बेंड होगी। मान लो ये बीम का थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे, और ये वी ए लगा रहा हूँ मैं फोर्स 24 किलो न्यूटन का, तो ये बीम कैसे बेंड होगी, कुछ इस तरीके से बेंड होगी ना। ये कैसा दिख रहा है, स्माइल की तरह दिख रहा है ना, स्माइल की तरह दिख रहा है, मतलब ये सैगिंग होगा, और सैगिंग होता है तो पॉजिटिव होता है। आदमी स्माइल देता है मतलब पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जब मैं यहाँ पे बीम रखूँगा और ऐसा फोर्स लगे, फोर्स लगने की वजह से आपका अगर शेप इस तरीके का हो, सपोज़ ये वाला शेप इधर का होगा, तो इसको मिरर इमेज बना देंगे, तो हमको ऐसा साइन मिलेगा, और ऐसा साइन पॉजिटिव होता है, मतलब स्माइल देता है तो आदमी पॉजिटिव में होता है। बट इसको हम लोग सैगिंग बोलते हैं। ये तो मैं जस्ट याद रखने के लिए बोला, बट इस तरीके के साइन कन्वेंशन को हम सैगिंग बोलते हैं। सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा। ना उसका अपोजिट क्या होगा, सपोज़ करो वही अगर 24 इस तरीके का नहीं होता, 24 इस तरीके का होता, तो क्या होता, बीम कैसे बेंड होती, बीम इस तरीके से बेंड होती, और इस तरीके से बेंड होती तो हमको हमको शेप कैसा मिलता, ऐसा मिलता। और ऐसा फेस में क्या करता है आदमी, रोता है यानी निगेटिव होता है, राइट। तो इस टाइप के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉगिंग। तो हॉगिंग आएगा तो नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन फॉर दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, राइट। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, मैं ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन रफ करता हूँ, आपने नोट कर लिया है इसको। नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसा होता है वो देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में एक चीज़ याद रखने का, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स विल बी 0 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम के ही साथ में ऐसा होगा, बाकी और बीम्स के ऊपर क्या कंडीशन होगी वो हम उस वक्त देखेंगे। तो नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, वहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसके एंड्स पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो पॉइंट ई पे भी बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोमेंट पॉइंट ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ कितने पॉइंट बचे, बी सी डी। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पे लेंगे तो एक ही लेंगे, लेफ्ट राइट नहीं लेंगे, उसी पे सेक्शन लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं है। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी के लेफ्ट को कंसीडर करेंगे, एंड बेंडिंग मोमेंट डी का राइट कंसीडर करेंगे। नाउ कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट बी पे। तो पॉइंट बी लेते हैं, पॉइंट बी पे देखते हैं, सेक्शन ले लिया पॉइंट बी पे, अज्यूम कर लो। अब यहाँ पे मैं सेक्शन दिखा नहीं सकता, आप अज्यूम कर लो सेक्शन पॉइंट बी पे एक सेक्शन है। और सेक्शन के लेफ़्ट साइड देखता हूँ मैं, अगर लेफ़्ट साइड देखता हूँ तो 24 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये 24 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा तो कैसा आएगा, सैगिंग आएगा। बीम में कैसा इफेक्ट डालेगा, वो सैगिंग डालेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने इधर पे पहले तो प्लस लिख दिया, और 24 इंटू दिस मच डिस्टेंस, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 कम्स टू 24, राइट। सो पॉइंट बी पे हमने निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। नाउ पॉइंट सी पे आते हैं, कितने फोर्स, 1 2 3, इस तरफ 3 फोर्स दिख रहा है, चलो उस तरफ देखते हैं हम लोग। इधर पे एक फोर्स दिख रहा है और एक मोमेंट दिख रहा है। नाउ जैसे हम लोग ऐसा शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते थे तो एक लोड को हम कंसीडर करके ऐड करते थे। नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस बेंडिंग मोमेंट को हमको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो चलो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते टाइम पॉइंट सी पे देखते हैं। पॉइंट सी पे देखते हैं पहले वी की वजह से क्या इफेक्ट आता है। सी पे देख रहा हूँ, वी की वजह से बीम कैसी बेंड होगी,
इस तरीके से, तो ये सैगिंग हो जाएगा। सैगिंग हो जाएगा तो पहले प्लस लिख देता हूँ, वी ई इंटू वी का वैल्यू कितना है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ सीधे, वी का वैल्यू है कितना 11 इंटू सी से वी का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर इज़ 2 मीटर। नाउ अभी यहाँ पे सी को एज इट इज़ रखता हूँ, सी के जगह पे सेक्शन रखता हूँ। नाउ ये 20 किलो न्यूटन, ये जो लोड है ये मोमेंट है, ये मोमेंट बीम के ऊपर कैसा इफेक्ट ला रहा है। अगर ये मोमेंट ऐसे इसको बीम को इस तरीके से पुश करेगा तो वापस से सैगिंग की तरह ही होगा, राइट। अगर सैगिंग की तरह होगा तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो 11 मल्टीप्लाई 22 प्लस 20 कितना हो गया, ये 42 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट है डी लेफ़्ट। अब डी के लेफ़्ट पे देखते हैं, डी के लेफ़्ट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो लेफ़्ट पे कैलकुलेशन करूँगा तो मैं अगेन क्या मिलने वाला है हमको, एक तो यही मोमेंट मिलेगा, इस मोमेंट की वजह से 20 हम कंसीडर करेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि वो 20 क्या करेगा, सैगिंग जैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। नाउ 11 वी फोर्स की वजह से क्या होगा, वी वापस वो सैगिंग के जैसा ही क्रिएट करेगा, सैगिंग तो पॉजिटिव। तो पहले मैं प्लस लिख देता हूँ। देन वी की वैल्यू कितना है 11 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है डी से डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 किलो न्यूटन मीटर। नाउ डी पे देखते हैं, डी के राइट पे। नाउ डी के राइट पे मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो पॉइंट डी से लेके ये डी के जस्ट राइट पे होता है सेक्शन, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। इसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर ही होएगी, राइट। तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे रख रहा हूँ तो डिस्टेंस 1 मीटर कैसे हो रहा है। तो जो हम सेक्शन रखते हैं डी से जस्ट राइट पे रखते हैं, इसलिए डिस्टेंस जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। नाउ जस्ट राइट पे मैंने सेक्शन रख दिया और फिर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो वी की वजह से अगेन सैगिंग क्रिएट होगा, तो मैं प्लस लिख देता हूँ। 11 इंटू 1 इक्वल टू 11, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। नाउ डी के राइट पे रख के अगर कैलकुलेट करता हूँ तो वी के अलावा और कोई भी मोमेंट नहीं होने वाला है। एच ई तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो एच ई की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा। 17.32 भी क्या हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो कोई मोमेंट नहीं आएगा। 11 आ गया। नाउ हमने बी पे, सी पे, डी पे मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ मोमेंट का डायग्राम हम बनाते हैं, देखते हैं मोमेंट का डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले ए पॉइंट पे देखते हैं मोमेंट कितना है 0। बी पे कितना आ गया मोमेंट 24 किलो न्यूटन मीटर। चलो 24 का वैल्यू मैं इतना रख देता हूँ, राइट, क्योंकि मैक्सिमम वाला कंसीडर करना है। अब हमारे पास स्पेस इतना है तो ये 42 हो जाएगा, तो मैं इसको 24 इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया। और सी पे कितना है 42 किलो न्यूटन, तो 42 ये भी प्लस में ही है सब। नाउ डी के लेफ़्ट पे कितना आ रहा है 31 आ जा रहा है, थोड़ा सा कम हो जा रहा है। डी के लेफ़्ट में 31 आ जा रहा है, चलो 31 ले लिया। नाउ डी के राइट पे 11 आ जा रहा है, डी के राइट पे 11 आ जा रहा है, 31 से 11 हो जा रहा है। तो एक पॉइंट मैंने लिखाया था, इफ़ देयर विल बी एक्सटर्नल मोमेंट देन देयर विल बी सडन चेंज इन दी BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो देखो ये एक्सटर्नल मोमेंट है तो सडन चेंज आ गया यहाँ पे। वैसे ही शेयर फोर्स पे मैंने बोला था कि जब देयर विल बी एक्सटर्नल फोर्स तो देयर विल बी सडन चेंज इन द शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखो सडन चेंज दिख रहा है यहाँ पे भी, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से। ना ये वाले पे बोलोगे कि आप यहाँ पे तो सडन चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी तो फोर्स है। तो ये तो हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बट ये लोड तो UDL है ना, इसके लिए UDL का इफेक्ट ये दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर एक्सटर्नल लोड दिख रहा है 15 किलोमीटर, तो उसकी वजह से सडन चेंज दिख रहा है, राइट। सेम यहाँ पे भी सडन चेंज है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सटर्नल मोमेंट होने की वजह से देयर इज़ अ सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ डी का राइट भी हो गया। नाउ वी का बेंडिंग मोमेंट ऑफ ई पे कितना है 0 है। अब ये हमको इसको कनेक्ट कैसे करना है पॉइंट्स को। नाउ मैंने थर्ड पॉइंट की फोर्थ पॉइंट में शायद लिखवाया है, फॉर नो लोड पोर्शन ऑफ द बीम योर BMD हैज़ लीनियर वेरिएशन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन है बट इंक्लाइंड है, राइट। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे कनेक्ट करना है इसको, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोर्शन कैसे देखते हैं, UDL पोर्शन। तो मैंने क्या लिखा है 5th पॉइंट पे, फॉर UDL पोर्शन ऑफ द बीम BMD हैज़ पैराबोलिक वेरिएशन। पैराबोलिक वेरिएशन यानी कि कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, राइट।
हमको इस तरीके से ये करते जाना है कि जो आपका कर्व हो वो क्यूबिक हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दिखे, यहाँ पे दिखे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि हमने एक और पॉइंट लिखा है, इसमें हमने लिखा है कि वेयर शेयर फोर्स विल बी ज़ीरो एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। तो शेयर फोर्स यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रखना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बड़ा बना के फिर यहाँ पे नीचे लेके आऊँ, तो ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इधर हो जा रहा है, राइट। तो हमको ये कर्व इस तरीके से बनाना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे ही आनी चाहिए, राइट ना। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ किस तरीके से करेंगे, फॉर यूडीएल पोर्शन, फॉर नो लोड पोर्शन BMD हैज़ ए लीनियर वेरिएशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर हो गया, राइट। नाउ सडन चेंज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल मोमेंट है। उसके बाद इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, फॉर नो लोड पोर्शन लीनियर वेरिएशन, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखते जाना है आपको। इसकी वैल्यू कितनी है, 24 है, इसकी वैल्यू 42 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 31 है, ये 11 है, और ये 0 है। तो इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हुआ। आई नो कि ये सम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट इट वॉज फर्स्ट सम। आपको पूरी चीज़ों को डिटेल में समझना था, इसके लिए टाइम तो लगेगा। और याद रखेंगे कि आपको इस तरीके से ही डायग्राम बनाना है। जब ये बीम बनाना है तो उसके नीचे यहाँ पे ये FVD लिख देना है इसको, और ये हो जाएगा आपका SFD, और ये आपका हो जाएगा BMD। हाँ, ये सम हो गया। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो।